हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अम्बास बायोलॉजी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज की। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। चलिए फिर हम पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? पहले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि plants cell division occurs fill in the blanks whereas in animals it occurs। मतलब कि सेल डिवीजन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल्स में सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। ए, ओनली अप टू अ सर्टेन एज कॉमा कंटिन्यूसली, यानी कि पहले ब्लैंक में जाएगा ओनली अप टू अ सर्टेन एज, दूसरे ब्लैंक में जाएगा कंटिन्यूसली। अगर ये करेक्ट है तो प्लांट्स के केस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली अप टू अ सर्टेन एज, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ओनली अप टू अ सर्टेन एज नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, in plants cell division occur continuously, that is correct, and in animals it occur up to a certain age, this is the correct answer। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, continuously in plants and up to a certain age in animals, this is the correct answer। continuously क्यों होता है? बिकॉज प्लांट्स में आपके मेस्मेटिक्स एरियाज पाए जाते हैं जहां पर सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है। एनिमल्स में आपका जो वॉर्न आउट और डेड सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होगा। चलिए फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। The main purpose of classification of organism is to, क्या मेन पर्पस है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? पहला ऑप्शन ये हमें दे रखा है, ऑप्शन ए, दैट इज स्टडी ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं? नहीं। ऑप्शन बी, लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं। ऑप्शन सी, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन हम लोग कहते हैं, पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द organism are grouped into various categories according to their characteristics। So when placing the categories we also perform or we also establish relationship between these organisms। तो correct answer would be C। C option आपका correct रहेगा। क्लासिफिकेशन से हमको ये मेन पर्पस रहता है कि भाई ऑर्गेनिज्म के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है C। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the name of प्लांट ऑर्डर एंड्स विद। जो प्लांट का ऑर्डर है उसका नाम किससे खत्म होता है, यानी कि प्लांट के ऑर्डर का सफिक्स क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है एसी। नहीं, ये एसी आपका गलत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिलीज फैमिलीज में आपका आता है एसी एई, जैसे सोलेनेसी है, कन्वलेसी है, आपकी इन फैमिलीज में आपका आएगा एसी एई। ठीक है, द प्लांट ऑर्डर में आप देखते हैं ऑप्शन बी एल्स। हाँ, ये करेक्ट है। आपके प्लांट ऑर्डर का जो सफिक्स होता है, जो प्लांट ऑर्डर आपका एंड होता है वो आपका एल्स पर होता है, ए एल ई एस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स आपका क्या है? प्लांट ऑर्डर है जो कि एल्स पे खत्म हो रहा है। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया और लग जाए। पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पोलिमोनियल्स में आपका सफिक्स आ गया एल्स, ये आपका ऑर्डर है। इसमें आपकी फैमिलीज आती है, सोलेनेसी आती है, कन्वोलेसी आती है, आपकी पोलिमोनियसी आती है। तो प्लांट ऑर्डर आपका एंड होता है किसके साथ? एल्स के साथ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पहले ही ब्लैंक दे रखा है, यानी कि पहला ही सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज blank is a taxonomical aid, a taxonomic aid which contain the actual and habitat account of habitat and distribution of plants of a given area and also provide the index to the plant species found in a particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप किसी भी प्लांट स्पीशीज के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे या मालूम करना चाहोगे और उसके इंडेक्स को मालूम करना चाहोगे तो वो क्या कहलाएगा? टेक्सोनॉमिकल एड। वो टेक्सोनॉमिकल एड होगा आपका ऑप्शन ए, फ्लोरा। फ्लोरा इज द करेक्ट आंसर।
फिर की क्या है? की आपका बेस होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। मोनोग्राफ आपका पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में बात करता है, सिंगल टेक्सॉन के बारे में, तो मोनोग्राफ भी आपका गलत हो गया। मैनुअल हम लोग यूज करते हैं जब हमें यूज करना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज, जब हमें नाम पता करने होते हैं तब हम मैनुअल्स का यूज करते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बेटा A, that is flora. Let's move to next question. That is question number 5. Which one of the following is not correct hierarchical order? कौन सा correct hierarchical order नहीं है? ठीक है, पहले तो एक इनका initial लिख लेते हैं कि कौन कौन से hierarchical order में आएंगे। kingdom से लिख लेते हैं, kingdom, phylum, class, order, family, जीनस, स्पीशीज। तो इस ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में देखेंगे किंगडम से लेकर स्पीशीज के ऑर्डर में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कि कौन सा नहीं करेक्ट है, वो पूछ रहा है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्लास के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस आएगा, भाई ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, ये भी करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन सी दे रखा है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका फैमिली आएगा, ये भी आपका करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखा फैमिली, फैमिली के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं होता। फैमिली आपका ऑर्डर के बाद आता है, पहले क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर आपका फैमिली आएगा। तो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर for the question 5. It is not in correct hierarchical order. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement about the taxonomical aids is or are true? कौन से स्टेटमेंट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। कीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करने पे, किसके बेसिस पे? सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। तो ये क्या है? ये तो भाई करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फ्लोरा कंटेन अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। बिल्कुल करेक्ट बात है, फ्लोरा में यही होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्लोरा प्रोवाइड एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारे शुरू के तीनों करेक्ट हो गए। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट जो लिखा है मोनोग्राफ provide information for identify of species found in an area। सिर्फ स्पीशीज के बारे में नहीं, आपका फ्लोरा मोनोग्राफ जो होता है वो किसी भी टेक्सॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है या फोर्थ आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर जा रहा है ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली आर करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग। तो यहाँ पे फोर्थ इज रॉन्ग लिखा भी नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन बी के पास। ओके, चलिए हम अलग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है टेक्सोनॉमी का? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी? पहला स्टेप टेक्सोनॉमी का ऑप्शन ए आपका दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नो। ऑप्शन बी आपका दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन। आपको करेक्ट नेम बताना होगा ऑर्गेनिज्म का, करेक्ट लोकेलिटी बतानी होगी ऑर्गेनिज्म की। दैट इज द फर्स्ट step of taxonomy. Remember this question, this is the first step of taxonomy. You have to remember this, very important in terms of need के हिसाब से तो बहुत ही important है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। द वर्ड स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन करा था स्पीशीज को? एरिस्टोटल ने? नहीं भैया, एरिस्टोटल ने बिल्कुल भी नहीं कॉइन नहीं करा था। लीनियस ने? नहीं भाई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। जॉन रे ने, जी हाँ, जॉन रे ने आपका कॉइन करा था स्पीशीज। वर्ड स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे एंड आल्सो नॉट बाय हक्सली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का? C is the correct answer for question number 8.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, किसने डिस्क्राइब किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को? कैस्परे ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्लस लीनियस ने? जी हाँ, कॉर्लस लीनियस ने ही तो डिस्क्राइब किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। उन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश करी थी 1735 में, सिस्टेमा नेचरे के नाम से, जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल की वेरियस स्पीशीज को डिस्क्राइब करा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू नेम, टू कंपोनेंट नेमिंग, जिसमें कही थी पहला नेम आपका जीनस होगा, जेनरिक नेम होगा, दूसरा नेम आपका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पेसीज नेम होगा। ये आपका प्रपोज किसने करा, यूज किसने करा? आंसर इज कैरोलस लीनियस। इसको आप याद रखने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का रैंक क्या कहलाता है? ठीक है, या टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या कहलाता है किसी भी रैंक का? ठीक है, क्लास कहलाता है? नहीं भाई। ऑर्डर कहलाता है? नहीं भाई। आपका कहलाता है बेटा taxon. Taxon. The correct answer is taxon. Taxonomic group of any rank is taxon. जो भी taxonomic group है, कोई भी एक any rank पूछ रहा है, पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर तो कुछ भी नहीं आ सकता। any rank में क्या होगा? taxon, चाहे वो क्लास रैंक हो, चाहे ऑर्डर रैंक हो, जीनस रैंक हो, स्पीशीज रैंक हो, कोई भी रैंक हो, उसका जो taxonomic ग्रुप है उसको आप बोलोगे taxon। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन फिश कैटला कैटला specific name is identical with generic name, it is an example of। जब आपका स्पीशीज का नेम और जेनरिक नेम सेम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनिम। नहीं भाई, ऑटोनिम नहीं कहते हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टोटोनिम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टोटोनिम इज सेड। एग्जाम्पल होते हैं टोटोनिम है, जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम सेम होते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ टोटोनिम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटोनिम, है ना? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट answer for the question number 11। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख ले रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम, जो आपके रिलेटेड जेनरा है वो किस में आएंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है स्पीशीज। नहीं भाई, स्पीशीज में तो नहीं आएंगे, इस ग्रुप में नहीं डालेंगे आप। वैरायटी, ये तो कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक, किस में आएंगे? फैमिली में आएंगे। वो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, ब्रीड भी नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपने देखा, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के साथ? किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं? विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन में तो एक्सेप्शन है। ह्यूमन बहुत सारे ऐसे होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, बहुत सारी बीज ऐसी होती हैं, वर्कर बीज होती हैं आपकी इनफर्टाइल होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट हो गया। ग्रोथ, ग्रोथ भी आपका इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ग्रोथ आपका नॉन लिविंग भी शो करते हैं जो कि एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। ऑप्शन सी इज रिस्पॉन्सिवनेस। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब कोई क्या होता है, अपने सराउंडिंग से अवेयर होता है, अपने सराउंडिंग के बारे में जानता है और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस कोई भी हो, चाहे वो फर्टाइल हो ना हो, मगर वो रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की अनएक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। अगर जिंदा है तो रिस्पॉन्सिवनेस वो शो करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 विल बी सी। Okay, let's move on to next question. Which of the following points are known as twin characteristic of growth? Growth के twin characteristic क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ के twin characteristic क्या है? ठीक है, पहला दे रखा है आपका इंक्रीज इन मास। ग्रोथ होगी तो भाई मास में इंक्रीजमेंट होगा होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका इंक्रीज इन नंबर। बिल्कुल सही भाई, ग्रोथ में अगर नंबर में इंक्रीज करेंगे तो ग्रोथ होगी कैसे? ठीक। तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ग्रोथ से कोई मतलब नहीं। सेलुलर डिफरेंशिएशन ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। दैट विल बी द आंसर फॉर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के हैं, इसको याद रखिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये आपके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए हमने अभी भी बात करी थी, क्वेश्चन फिर हमारे पास सामने आ ही गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि
कौन सी बुक है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज कंट्रीब्यूटेड बाय कैरोलस लिनियस? ऑप्शन ए सिस्टम एंड नेचर, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। सिस्टम एंड नेचर इन 1735 वाज पब्लिश्ड बाय कैरोलस लिनियस इन व्हिच ही डिस्क्राइब various plants species and also some animal species. Next question is, the scientific name of banyan tree is written as Ficus bengalensis. L. Which of the following statement is correct regarding this? साइंटिफिक नेम है banyan tree का Ficus bengalensis, ठीक है, और एल, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन चार में से। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेटर एल सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज। नहीं भाई, लेटर एल जो है लैटिन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। द नेम शुड बी रिटन, ऑप्शन बी है आपका, द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद बैंगलेंसिस प्रीसीडिंग फिकस। नहीं, ये भी नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। तीसरा है आपका, लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनॉमिक लीनियस, बिल्कुल सही बात है। जब आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जो एल होता है बेसिकली आपका वो ऑथर का नेम होता है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पर दे रखा है, लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनॉमिक लीनियस। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछ रहा है हमसे, select the correctly written name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। 2019 का क्वेश्चन है ये, कि हमें करेक्ट नेम को आइडेंटिफाई करना है जो कि जैसा कि कार्लस लिनियस ने डिस्क्राइब करा था, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका मैंगीफेरा इंडिका, इसका जो नेम स्टार्ट होगा नेम वो आपका स्मॉल लेटर से होगा। तो ऑप्शन कंपोनेंट से ऑथर का नेम नहीं आता है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑथर का नेम सिंगल एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन है आपका मैंगीफेरा स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल, इंडिका स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड लिन एज एब्रिविएटेड नेम ऑफ द ऑथर, ये आपका करेक्ट है। ये आपका करेक्टली रिटन नेम है मैंगो का, ठीक है। जैसा कि डिस्क्राइब करता कैलस लीनियस ने बोला था कि भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें जो नाम होगा वो दो कंपोनेंट का बना होगा। पहला कंपोनेंट आपका जीनस नेम होगा, यहाँ पर जीनस नेम मैंगीफेरा है, वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा नेम आपका स्पीशीज नेम से होगा, इंडिका आपका स्पीशीज नेम है जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और अगर ऑथर का नेम आता है तो वो आपका सिंगल होगा और एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है लिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंगीफेरा इंडिका करेक्ट है, मगर यहाँ पर ऑथर का नेम नहीं है। Okay, so this is what this is the correct answer for the option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which of the following is against the rules of ICBN? नीट 2019 में आ चुका है, उड़ीसा का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, हैंड राइटिंग साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, भी सही बात है। Handwriting scientific name should be underlined. Every should have generic name and specific epithet. यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। Every organism should have generic name and specific epithet. यहाँ पे करेक्ट कर देना है इसको, epithet। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। Scientific name are written in Latin and should be italicized, ये भी आपके ICBN के अकॉर्डिंग सही है। लास्ट ऑप्शन है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी written starting with the small letter, ये आपका ऑप्शन अगेंस्ट जा रहा है टू द रूल्स ऑफ ICBN, बिकॉज जेनरिक नेम जो आपका शुरू होगा ICBN या फिर जो भी रूल्स हैं इनके, ठीक है, उनके हिसाब से जेनरिक नेम आपका कैपिटल लेटर से आपका शुरू होना है और स्पीशीज नेम आपका स्मॉल लेटर से शुरू होना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The label of herbarium sheet does not carry information on, जो हर्बेरियम शीट आपका एक टेक्सोनॉमिकल एड है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? डेट ऑफ कलेक्शन होता है, बिल्कुल सही है। नेम ऑफ कलेक्टर होता है, बिल्कुल सही है। लोकल नेम्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी होते हैं।
और फिर बचा क्या, हाइट ऑफ प्लांट, बिल्कुल भी नहीं। हर्बेरियम बेटा एक ऐसी शीट होती है जिसमें कि जो प्लांट स्पेसिमेन है या प्लांट है उसको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं शीट पे और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन इन्फॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ कलेक्शन आता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन आता है, नेम ऑफ कलेक्टर आता है, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम्स आएंगे उसके, एंड साइज जो होगा पेज का वो 7 बाई 12 सेंटीमीटर होगा। तो जितना भी चीजें हैं उनमें से हम जितने भी ऑप्शन है उसमें से हमारा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, हमारा जो डी है वो इनकरेक्ट है। ये हाइट ऑफ प्लांट हम मेंशन नहीं करते हैं हर्बेरियम शीट पे, राइट। अब कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। द कॉमन करेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, नीट 2013 का क्वेश्चन है, कर्नाटका में आ चुका है ये। इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। हमें देखना है इसमें कि कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन जो टोमेटो पोटैटो के हैं, वो मैक्सिमम कहां पर होंगे। देखो पोटैटो आपका रहता है बेसिकली सोलेनम ट्यूबरसम, इसको हम सोलेनम ट्यूबरसम में, टोमेटो को हम कहते हैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। इनके कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा मैच करते हैं एट ऑप्शन ए फैमिली, फैमिली पे, है ना। ये आपकी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सोलनेसी, सोलनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं टोमेटो और पोटैटो, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फैमिली को मैक्सिमम होंगे। अगर इनकी फैमिली को देखोगे सोलनेसी में, वहां पर इनके कैरेक्टरिस्टिक हमको मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो ये थे आपके